नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। मैं कौशल गुप्ता आप सभी के सामने हाजिर हूं आज की फिर से नई 30 प्रश्नों का एक सीरीज लेकर जो करंट अफेयर्स से है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक यह YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें और हो सके तो इसको शेयर कर दें, जिससे जो अगर चले गए हों वो भी आकर देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। आज की पहला प्रश्न है कि अफगान सरकार और तालिबान के मध्य ऐतिहासिक शांति वार्ता कहाँ शुरू हुई है। यहाँ पर कह रहा है कि शांति वार्ता, यहाँ पर शांति वार्ता के बारे में बात की जा रही है और किस किस सरकार के, अफगान सरकार और यहाँ पर कौन है, तालिबान। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका ये अफगानिस्तान का एरिया है वहाँ पर जो है अफगान सरकार से ज़्यादा एरिया लगभग तालिबान के अंडर में है। जो आप ये देख रहे हैं इनके पास जो है अफगान सरकार से ज़्यादा एरिया है और इसीलिए वहाँ पर अक्सर आप कभी ना कहीं वहाँ सुनते होंगे कुछ ना कुछ धमाका होता रहता है और वहाँ पर शांति ना के बराबर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए कहाँ पर ये होने वाली, ये पूछ रहा है कि ये जो वार्ता होगी शांति वार्ता ये कहाँ होगी, बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर होगा सी, कतर। इसका सही उत्तर है कतर। कतर में जो है ये वार्ता होने वाली है। ठीक है दोस्तों, हो गया। अब चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश को आपदा राहत सामग्री की एक खेप सौंपी। यानी कि जो है, जो आप देख रहे थे ये पेंडेमिक आया हुआ था कोरोना का, इसमें जो है भारत ने अपने काफ़ी पड़ोसी, आप देख रहे होंगे कि अभी भारत काफ़ी देशों को वैक्सीन भी प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन यहाँ पर वैक्सीन नहीं, यहाँ पर आपदा राहत सामग्री की बात की जा रही है। जैसे फूड हो गए और तमाम चीज़ें होती है, मेडिसिन्स हो गए, ये सब चीज़ें जो प्रोवाइड कराई थी। तो किस देश को प्रोवाइड कराई थी बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हाँ दोस्तों, जो लोग बी पे टिक कर रहे हैं नेपाल पे, वो सही है। इसका सही उत्तर है बी, नेपाल को। आखिर हमारा सबसे पुराना और सबसे नज़दीकी पड़ोसी देश है और ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी है। ठीक है, तो इस पर ये प्रश्न एक कंपलसरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है हाल के एक अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन मेथेन गैस का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यहाँ पर मेथेन ईंधन, आप लोग मेथेन गैस के बारे में जानते ही होंगे और आपको भी पता होगा कि मेथेन गैस से जो है जो ईंधन बनती है वो एक काफ़ी अच्छी मतलब ऑप्शन है कंपेयर टू अदर नॉन कंजर्वेशन के में। और इसको इसलिए जो है ज़्यादातर खोज किया जा रहा है क्योंकि यह माना जा रहा है कि जो समुद्री तट हैं उसके नीचे जो है ये काफ़ी अच्छी खासा मात्रा में ये उपलब्ध है, इसलिए इस पर ज़्यादा विभिन्न देश के लोग जो है इसको उत्खनन के लिए जोर दे रहे हैं। यहाँ पूछ रहा है कौन सा बेसिन है भारत में जो है, यहाँ कौन से बेसिन पे इसका उत्कृष्ट स्रोत है, माने काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाएगा। बताइए दोस्तों कौन सा है, इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सी, कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन में इसका काफ़ी अच्छा खासा स्रोत उपलब्ध है। वैसे मेथेन ईंधन के साथ साथ मैं आपको मेथेन गैस के बारे में बता देना चाहता हूं कि मेथेन गैस के बारे में आप ये जान लीजिए, एक जो काफ़ी अक्सर आपके साइंस और टेक्नोलॉजी में पूछा सकता है, तो उसमें आपको बता दूँ कि मेथेन गैस जो है गंधहीन और क्या है, रंगहीन गैस है। गंधहीन और रंगहीन गैस है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हो गया दोस्तों, इसको ज़्यादातर लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और साथ ही साथ शेयर करते रहिए, जिससे जो आपके साथी लोग हैं वो भी इस चीज़ को पढ़ सके। ठीक है, अब कह रहा है कि भारत में शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के साथ जोड़ा जाने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। यहाँ पर बात कर रहा है प्रथम, जो भी कौन सा, ये केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर दो तरीके से राज्य हैं, एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी और एक जो है फुल्ली गवर्न जो मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है उसे स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ यूटी के बारे में बात करें यानी कि यूनियन टेरिटरी, जिसे हिंदी में केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और वहाँ पर क्या लागू किया गया है, CPGRAMS यानी कि CP ग्राम्स। इसे हिंदी में क्या होगा, शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो अभी हाल ही में शामिल हुआ है, बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है हाल ही में शामिल हुआ है, जो प्रथम केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।
ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश ने, राज्य या केंद्र शासित, अभी मैंने आपको बताया ना कि इंडिया में दो तरीके से है, एक जो है आपका है केंद्र शासित प्रदेश, एक है आपका जो है राज्य। ठीक है, तो पूछ रहा है किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन, पिगरी मिशन, ये पिगरी मिशन के बारे में बता दो। ये जो पिगरी मिशन है ये बेसिकली पिग से रिलेटेड है। पिग माने आप सब जानते ही हैं कि क्या होता है, सुअर। ठीक है, यानी कि जो ये सुअरों से संबंधित है, इसको किस राज्य ने लागू किया है। पहले इस मिशन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। इससे बेसिकली ये कह रहा है कि देखिए इसको पोर्क कहते हैं, जो इसका मांस होता है। तो भारत में जो है आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग पोर्क खाते हैं। तो क्या होता है, इसके लिए भारत को बहुत बड़ी मात्रा में हम इसको आयात करते हैं बाहरी देशों से। तो इससे जो है हम लोग को जानते हैं, जब आयात करते हैं तो हम लोग को इकोनॉमिकली वीकनेस होती है। ठीक है, तो इस हम लोग इकोनॉमिकली वीक ना हो सके, इसके लिए जो है जो, अब इसका उत्तर बता दो, मेघालय सरकार ने क्या किया है कि बाकायदे अपने राज्य में पिगरी मिशन लॉन्च किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पिग पोर्क, बेसिकली पोर्क के ऊपर, यानी कि जो सुअर का मांस है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ सके, और लोगों को जो इसका उत्पादन करेगा उन्हें फ्री इंटरेस्ट, यानी कि बिना इंटरेस्ट के लोन दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि लोन इन्हें बिना इंटरेस्ट के उस राज्य सरकार द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। समझ गए दोस्तों? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति की घोषणा की। देखिए आप इस समय देख रहे होंगे कि पर्यटन से संबंधित काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। आखिर भारत में ऐसी बहुत सी जगह है भी जहां पर्यटन के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप अपने भारत को ही घूम लें तो आपको विश्व में कहीं और जाने की शायद ही ज़रूरत पड़े। खैर, तो यहाँ बात करें पहली, ठीक, पहली और कौन सी है, विरासत पर्यटन नीति। विरासत यानी कि जो हमारे यहाँ पुरानी चीज़ें हैं तो इसको एक नए तरीके नाम से इसने लॉन्च किया है। तो बताइए कौन सा प्रदेश है जिसने लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है सी, गुजरात। गुजरात ने जो है इसे अपने राज्य में लागू किया है, जो पहला राज्य बन गया है जिसने विरासत को लेकर एक स्पेशल फोकस किया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020, यानी कि इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। बताइए भारत की रैंकिंग क्या है। अगर आप लोग जो है अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स, तो आप समझ सकते हैं कि भारत की क्या हालत हो रही है। आप बताइए A, B, C, D इन चारों में से क्या होगा, बताइए। इसका सही उत्तर होगा, क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा B, 105। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूं कि भारत जो है 2019 की तुलना में 26 पॉइंट नीचे गिर चुका है। यानी कि ये 2019 में कितने रैंक पर था, ये 2019 में 79th पोजीशन पर था, और 2019 में यह आ चुका है 105वें पोजीशन पर। यानी कि ये 26 पायदान नीचे गिर चुका है। ये भी प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि 2019 से 20 तक भारत कितनी पायदान नीचे आ गया, तो इसका सही उत्तर होगा 26। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सभी को समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलें और शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। यहाँ पर कह रहा है एक किसान रेल चलाई। जैसे भारत में काफ़ी तरीके से ट्रेन चलाई जाती है अवेयरनेस के लिए कि लोग उससे एक जानकारी ले सके। जैसे हमारे भारत में एड्स को लेकर एक ट्रेन चलाई गई थी, और किसान को लेकर जैसे यहाँ चर्चा कर रहे एक ट्रेन चलाई जा रही है। तो ये कौन सा पहला राज्य है, यहाँ पर पहला राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। और पहला राज्य कौन सा जो दक्षिण भारत में हो, दक्षिण भारत में कौन सा पहला राज्य है जिसने जो है किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है, बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। हो गया दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में EAM एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से किन देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। EAM का मतलब होता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, यानी कि इसे हिंदी में कहें तो विदेश मंत्री। यानी हमारे विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर जी।
ठीक है। एस जयशंकर जी ने किन देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की है, बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। अब ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान को अगर आप मैप में जानते हो तो भी आप पहचान, वरना ये तो बहुत लोगों के लिए एक जो है दिन में तारे बराबर होगा। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान अगर आप लोग टाइम मिले तो देख लीजिएगा सर्च करके कहाँ पर है, आपको भारत से बहुत दूर नहीं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। चलिए अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए ऋण प्रदान किया है? यानी कि किसने लोन दिया है और किसके लिए दिया है? दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम DMRRTS के लिए। बताइए दोस्तों किसने जो है लोन दिया है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है एशियाई विकास बैंक, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूँ। जो ये RRTS सिस्टम है, इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, करीब 82 किलोमीटर की जो है एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इस 82 किलोमीटर रेलवे लाइन में ये रेलवे द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि इस पर जो ट्रेनें चलेंगी वो सेमी हाई स्पीड यानी कि 100 km/h यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगी, जिसका जो है काम करने की प्रक्रिया 2019 में चालू हो चुकी है और इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य 2025 जो है निर्धारित किया गया है। यानी कि इस 6 साल में ये माना जा रहा है कि ये जो 82 किलोमीटर की पूरी है रैपिड सिस्टम स्थापित हो जाए। समझ गए दोस्तों। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? यानी कि यहाँ किस रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है, पहले ये समझ लीजिए। आपको यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड एंड इंडिया, ठीक है। बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, यानी कि यहाँ पर शीर्ष राज्य की बात की जा रही है। बताइए कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका सही उत्तर क्या है बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है सी, केरल। केरल जो है इस पर शीर्ष पर है। वैसे आप देखते होंगे कि आप जब ज़्यादातर अच्छे डेवलपमेंट्स और अच्छे सूचकांक की बात करेंगे तो आपको दक्षिण भारत के जो राज्य हैं यानी कि साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो आपको इन सब चीज़ों में काफ़ी आगे दिखाई देते होंगे। हाँ, क्योंकि वहाँ पर लोगों में एक जागरूकता भी है और साथ ही शिक्षित हैं और वहाँ की सरकारें भी एक अच्छी चीज़ पर अपना निवेश करती हैं और एक अच्छी बहस भी रखती है, इसीलिए वहाँ पर अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, ना कि हमारे नॉर्थ इंडिया की तरफ फालतू चीज़ों पर अपना ध्यान लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के किस ऐतिहासिक फैसले के याचिकाकर्ता थे? बताइए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, मतलब जो भी अगर थोड़ा मोड़ा भी पढ़ता होगा बहुत आसानी से इसका जवाब दे देगा। इसका सही जवाब क्या है बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब है डी। डी क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान की बुनियादी संरचना का संरक्षक है, यानी कि केशवानंद भारती वर्सेज केरला गवर्नमेंट के बीच में 1973 में एक जजमेंट आया था, उसमें ये कहा गया था कि जो बुनियादी संरचना यानी कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे जो है आप छेड़खानी नहीं कर सकते। उसमें जो है अगर छेड़खानी आप कर भी सकते हैं तो उसे आप बस थोड़ा मोड़ा ही, यानी कि आप उसमें कुछ ऐड कर सकते भले हैं, लेकिन आप उसे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हें आप समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किस संगठन ने विश्वविद्यालयों के लिए द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन नॉलेज लॉन्च किया है? बताइए क्या लॉन्च किया था? ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन नॉलेज किसने लॉन्च किया है? एक संगठन है, यानी कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं विश्व के, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर राज्य देश की बात नहीं, यहाँ विश्व के विश्वविद्यालयों के लिए बात हो रही है। और उसने जो है क्या किया है कि ये एक जो है लॉन्च किया है कि जो है द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन नॉलेज। ठीक है, अब बताइए वो कौन है जिसने लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है यूएनईपी। यूएनईपी का आप हिंदी बताइए क्या सही उत्तर होगा? हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। वैसे इसका बेसिकली मोटिव ये है
कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो अगर एजुकेशन में रहते हुए मतलब पढ़ाई करते हुए अगर वो कुछ ऐसी आदतें डालें जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे हों, और जैसे हम लोग प्लास्टिक का यूज कम से कम करना सीख जाएं, और जैसे हम लोग कुछ भी खाते हैं तो यूं ही फेंक देते हैं, ऐसी आदतें ना डालें, या हम लोग पावर ऑफ कर दें जब ज़रूरत ना हो। ऐसी तमाम चीज़ें अगर हम लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने लग जाए तो हम काफ़ी हद तक जो अपने पर्यावरण को हरा भरा रख सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक फोकस करने के लिए ये लॉन्च किया गया इस संगठन द्वारा। कौन संगठन? UNEP, जैसा कि आपको पहले बता दिया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की गई है? वैसे क्रूज आप लोग जानते होंगे, पहले तो हम लोग ये केवल मूवीज़ में ही देखते थे और लगता था कि ये जो है बहुत बड़े बड़े देशों के लिए है, बट अब भारत में भी ये काफ़ी हद तक एक साकार होने लगा है काफ़ी। यहाँ पर तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। इसके साथ ही साथ जो आप देखेंगे कि एक दो राज्य और ऐसे, शायद गोवा हो गए, एक दो राज्य और भी हैं जहाँ मतलब इसकी शुरुआत करने की, यहाँ तो शुरुआत हो चुकी है, शायद गोवा में ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर भी जल्द ही शुरू होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जिसने शुरुआत हो गई है वो है उड़ीसा। उड़ीसा में जो है इसका शुरुआत हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस RPF कर्मी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है और क्या दिया गया है? सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। और वो कहाँ थे? वो RPF कर्मी थे। RPF कर्मी का मतलब आप समझ रहे होंगे, रेलवे पुलिस फोर्स। ठीक है, बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी, स्वर्गीय जागीर सिंह। स्वर्गीय जागीर सिंह जी को जो है ये दिया गया है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? यानी कि ये इससे ही स्पष्ट हो रहा है कि एक ऑनलाइन प्रतियोगिता थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक जो है आर्चरी का एक वर्चुअल हुआ था, मैंने आपको इसी टेस्ट में बताया था कि जो है उसमें जो है सब अपने अपने जगह पर रहकर ही तय नियमों के तहत खेल कर रहे थे। वैसा ही यहाँ पर कह रहा है कि ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट हुआ था, जो किसने जीता बताइए? काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था क्योंकि एक अलग तरह का टूर्नामेंट हो रहा है ये सब। इसका सही उत्तर है पी इनियन ने जो है ये टूर्नामेंट जीता था, जो 2020 में ही हुआ है, इसमें कोई शक होगा नहीं। लेट अस ड्रीम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। यहाँ पर कह रहा है लेट अस ड्रीम, इसके लेखक कौन है? ये जो है बहुत ही बड़े वो हैं, ये है पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस जो है कैथोलिक जो चर्च होता है, कैथोलिक चर्च के पोप हैं। ठीक है, आप पोप से पहले ही समझ रहे होंगे। अब पोप जो होता है चर्च में वो सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में आप मान लीजिए कि श्री श्री धराचार्य 1008 ऐसे जो करके, या जिनको साध्वी, ये सब जो है ये बहुत बड़े से संत होते हैं, वैसे वहाँ पर सबसे बड़े संत पोप होते हैं। ठीक है, उसके नीचे फिर काफ़ी शाखाएं होती हैं कैथोलिक में, फिर वहाँ पर जो चर्च में रहते हैं। समझ गए दोस्तों, अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मैं आपको जो है हर प्रश्न से संबंधित एक जो है रिलेटिव चीज़ें बताता चलता हूँ, जिससे आप जब प्रश्न करने बैठे तो आपको अगर पढ़ते पढ़ते जैसे याद तो कर लेते हैं, लेकिन करते समय अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस चीज़ को अगर थोड़ा सा भी सिंसियर होकर पढ़ रहे होंगे तो आपको ये सब दिक्कत नहीं आएगी जो पेपर टाइम में कन्फ्यूजन होती है। इसलिए मैं आपको इसके पीछे का एक जिस्ट देता चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंद्र एक सेकंड रुक जाइए। इसमें कह रहा है कि जो है इंद्र नौसेना अभ्यास 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाँ ठीक है दोस्तों, चलिए। इसमें कह रहा है कि इंद्र नौसेना अभ्यास 2020 के संबंध में, यानी कि इसका ये कौन सा अभ्यास है? पहली बात तो नौसेना अभ्यास। जैसा कि मैंने आपको ऐसे काफ़ी क्वेश्चन सारे मैं आपको बार बार बताता चल रहा हूँ कि अभ्यास 3 तरीके से होते हैं। एक नौसेना होता है, एक वायुसेना होता है, और एक जो है थल सेना द्वारा किया जाता है। ठीक है,
तो बताइए नौसेना द्वारा किया गया अभ्यास है जो किसके बीच किया गया है, ये पहले आप देख लीजिए, इसमें से फिर आपको नीचे उत्तर देना है। यह भारत और रूस के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह अंडमान सागर में मलक्का के रणनीतिक जल डमरू मध्य के पास आयोजित किया जाएगा। आखिरी इन द ट्राई सीरीज भारत में दिसंबर 2019 में आयोजित किया गया था। बताए दोस्तों इसका उत्तर क्या है, केवल तीसरा यानी कि ये केवल जो है दिसंबर 2019 में किया गया था, या फिर फर्स्ट और सेकंड यानी कि जो है या भारत और रूस के बीच किया जाता है और या अंडमान सागर में किया जाएगा, या केवल दो कि मतलब ये अंडमान सागर में जल डमरू मध्य के मध्य, या सभी सही हैं यानी कि ये तीनों जो है सही है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, बताते चलिए दोस्तों, वेट कर रहा हूँ। हाँ इसका सही उत्तर है डी, यानी कि सभी सही, यानी कि पहला दूसरा तीसरा जो है तीनों बातें यहाँ पर सही हैं। समझ गए दोस्तों। बढ़ते अब अगले प्रश्न की तरफ। अच्छे समझ गए ना, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था, वैसे काफ़ी लंबा प्रश्न भी था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है 29 व 30 नवंबर 2020 को सरकार के प्रमुखों के SCO परिषद शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा। पहली बात तो समझिए, SCO यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, क्या है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई बेसिकली एक जगह है चाइना में, ठीक है, जहाँ पर जो है विभिन्न देशों ने मिलकर जो है एक वैश्विक स्तर पर काम करने के लिए एक संगठन बनाया हुआ है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये इतनी तारीख को होगा और किन किन सरकार के प्रमुखों के बीच होगा, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा देश मेजबानी करेगा। बताइए मेजबानी इस बार कौन सा देश कर रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, चले बताइए। हाँ दोस्तों, भारत इस बार जो है इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान इससे जुड़ने वाले, अगर पूछ ले तो भारत और पाकिस्तान इससे जुड़ने वाले सबसे नए सदस्य हैं जो 2018 में जुड़े थे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं। ठीक है, क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ गए हैं, जिससे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 26, यानी कि अब टोटल 26 हो गए। बताइए वो कौन सा है जो 26वां जुड़ा है। हाँ तो उसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के जुड़ने के नहीं सॉरी, इसका सही उत्तर है लद्दाख और लक्षद्वीप। लद्दाख और लक्षद्वीप जो है इससे जुड़ने वाले दो जो केंद्र शासित प्रदेश है, इससे जुड़ने के साथ ही इसकी कुल संख्या जो है 26 हो गई है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किस देश ने AUDFS-01 ब्रह्मांड में सबसे दूर के सितारों की आकाश गंगाओं में से एक की खोज की है। बताइए, यानी कि एक गैलेक्सी के बारे में बात कर रहा है जिसका नाम है AUDFS-01 गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी तो आप लोग जानते होंगे ना, आकाशगंगा समझ रहे हैं ना। तो वो जो है पूछ रहा है कि किसने खोजा है। इसका सही उत्तर है भारत ने खोजा है। भारत में इसे जो है इसरो द्वारा खोजा गया है। ठीक है, इसरो को द्वारा खोजा गया है, और ऐसा नहीं है कि इसमें केवल इसरो में मतलब भारतीय वैज्ञानिक ही थे, इसकी खोज में काफ़ी अन्य देशों के भी वैज्ञानिक थे। जैसे कि आप ले लीजिए स्विट्जरलैंड, फ्रांस, USA, जापान, नीदरलैंड, इन सब देशों के भी जो है लोग इस खोज में शामिल थे। ठीक है दोस्तों, हो गया। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, यानी इसका खोज इसरो ने किया है जो भारत का एक जो है अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि कैलाश मानसरोवर के पास किस देश ने हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की, यानी कहाँ ये हवा मार करने वाली है, कहाँ पूछ रहा है, कैलाश मानसरोवर के पास। तो वैसे आप इस बताइए, 4 उत्तर, चारों में से बताइए क्या होगा। चलिए आपको बताता हूँ कि जो अमेरिका और जापान, इससे कोई संबंध नहीं है। बताइए भारत और चीन में से किसने किया। हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी, चीन ने जो है किया है। वैसे भारत क्यों करेगा, भारत के पास तो जगह ही नहीं है जहाँ कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, वो तो चीन के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका कौन से देश ने किया है, चीन ने। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किस हवाई अड्डे ने CIIGBC, ठीक है, नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार जीता है। तो कौन सा देश है बताइए दोस्तों।
CII का फुल फॉर्म क्या होगा? CII का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और GBC का क्या है? गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। आप समझिए, मैंने आपको इसका दोनों का फुल फॉर्म बता दिया, ठीक है। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है? नेशनल एनर्जी लीडर, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी बहुत सी जाते हैं उससे संबंधित पूछ रहा है, का पुरस्कार जीता, यानी कि जिसने काफ़ी अच्छा काम किया होगा वही जीता होगा। बताइए कौन सा है इन चारों में से? यानी कि हवाई अड्डे की बात हो रही है। इसका सही उत्तर है ए, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वैसे आपके लिए बता दूं, इसको साथ ही साथ जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो हैदराबाद का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्योंकि आपको जैसे दिया है इंदिरा गांधी देख रहे हैं ना, तो ऐसे आपको लिखकर राजीव गांधी भी आ सकता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर है ए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा? चलिए बताइए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा? बता दे चलिए दोस्तों, वेट कर रहा हूँ मैं। इसका सही उत्तर है सी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को जो है ये मनाया जाएगा। वैसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक करते चले, मैं देख रहा हूँ अभी तक जिस हिसाब से लोग देख रहे हो हिसाब से लाइक नहीं आया है। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन उत्तर जरूर दिया करें। इससे जब तक आप तक बिना गलती करें आप अपने अंदर सुधार नहीं ला सकते हैं, इसलिए ज़रूर उत्तर दिया करें, जिससे आपको एक जो है अपनी गलती करेंगे तभी तो आपको याद रहे कि हाँ मैंने गलत किया था, इसलिए बताते चला करें। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? क्या करते हुए? विरोध करते। किसके संबंध में? जो कृषि संबंधी विधेयक आया था। आप लोग तो न्यूज़ देख रहे होंगे तो पता ही होगा कि इसने देश के पूरे टेम्परेचर को गर्मा दिया है। चलिए, का विरोध करते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बताइए कौन थे वो? हाँ बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ तो इसका सही उत्तर होगा डी, बी क्या है? हरसिमरत कौर। हरसिमरत कौर जो है ये पंजाब से आती हैं, जो SAD यानी कि शिरोमणि अकाली दल से संबंधित है। पूछ सकता है ये भी कि किस दल से संबंधित है। SAD माने शिरोमणि अकाली दल, जो पंजाब की एक क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है। मैंने आपको इतना बता दिया, अब इससे ज़्यादा इस प्रश्न से संबंधित कुछ नहीं पूछ सकता। वैसे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में बात हो रही है। नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, और ये जो है मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, ठीक है। मैंने चलिए आपको इस प्रश्न में आपको मैंने 2-3 प्रश्न करा दिए, ठीक है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस देश ने, ठीक है, हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है? काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप था वैसे टिकटॉक। कितने लोग जो है टिकटॉक से ही लाइव भी बना लिए। चलिए, टिकटॉक और वीचैट को जो है प्रतिबंधित कर दिया था। बताइए कौन सा देश है? आप लोग को तो पता है, एक भारत तो था ही, भारत के अलावा कौन सा और देश है इसने किया था? जी बहुत सही जवाब, अमेरिका। जी हाँ, डी, अमेरिका। अमेरिका ने ही जो है ट्रम्प जी जब थे तब वो उन्होंने जो है इसको प्रतिबंधित कर दिया था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है टाटा समूह द्वारा कोरोना जांच के लिए फेलुदा किट, क्या नाम है इसका? फेलुदा किट, और किसके लिए यूज किया जा रहा था? कोरोना जांच के लिए। इसलिए किसने मंजूरी दी? अगर आप लोग के ऊपर है, क्योंकि यहाँ उत्तर के हिसाब से बहुत ईजी है। हाँ इसका सही उत्तर है ए, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो संस्था है, ये जो है हमारे देश में जितनी भी दवा संबंधित चीज़ें हैं, चाहे वो दवा का रेट हमें निर्धारण करना हो या दवा को रेगुलेट करना हो, कुछ भी चीज़ों के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ही उत्तरदायी होती है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के युद्धपोत में पहली बार कितनी महिला अधिकारियों की तैनाती की गई? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कितनी महिला अधिकारियों की? यहां पर महिला अधिकारियों की बात कर रहा है और नौसेना में। बताइए तो इसका पहली बार है, सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दो महिला अधिकारियों की तैनाती जो है की गई है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन व्यक्ति लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने? यहाँ पर लेबनान देश के बारे में पूछ रहा है। मैंने प्रश्न अभी पिछली बार ही कराया था, जो लोग फॉलो कर रहे होंगे जल्दी जवाब दे दें। हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है मुस्तफ़ा अदीब। मुस्तफ़ा अदीब को जो है लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं।
देखिए अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे, और मैं जानबूझकर क्वेश्चंस रखता हूँ जिससे रिपीट हो और ज़्यादा एक अपना रिवीजन भी करते चलें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। और आखिरी प्रश्न से पहले सभी लोग से फिर से कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर जरूर करते रहें, ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में या जो भी आपके जान पहचान जिन्हें करंट अफेयर्स की ज़रूरत हो। ये केवल बीएड के लिए ही नहीं बल्कि काफ़ी सारी जो वनडे एग्जाम्स हैं उनमें ये काम आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल बीएड के लिए, अगर आपके घर में कोई और अन्य तैयारी करने वाला भी है तो उससे आप ये पढ़ने को कह सकते हैं और बहुत ही उपयोगी है ये। आज का आखिरी प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया है। वैसे रेलवे स्टेशन आजकल नामकरण इंडिया में काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, तो उसी पद्धति में ये है, एक नया रेलवे स्टेशन भी आया है जिसका नाम बदला गया है। बताइए इसका नाम क्या होगा। वैसे ये जान लीजिए कि ये जो है ये जहाँ स्टेशन है वो जो है बीजेपी शासित राज्य है। बताइए अब इसका उत्तर बताइए, और आसान कर दिया मैंने। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है डी, हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन आपका बेंगलोर में आता है। ठीक है, बेंगलोर में ये जो है आपके आता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ बता दो कि जो है इसका हुबली का नाम ऑलरेडी 2005 में एक बार पहले ही चेंज हो चुका है, जो हुबली से हुबली हुआ था। ठीक है, अब हुबली से ये चेंज होकर श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आज के क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया इसे ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अच्छा लगा हो, और क्लास के अंत में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर कल आपसे मिलेंगे अगले 30 नए प्रश्नों के साथ। चलिए तब तक के लिए गुड इवनिंग, बाय बाय, सब खैर।